नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। मंगलवार सुबह तोरवा मेन रोड स्थित एक अवैध पटाखा गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। जय गणेश ट्रेडर्स के इस गोदाम के मालिक जितेश, सुनील और रोहित तरलेजा बताया जा रहा है कि गोदाम अवैध रूप से रिहायशी इलाके में स्थित था। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। आग के कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई और 2 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में नाकाम रही। जेसीबी की मदद से दीवार तोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है। लगातार हो रहे धमाकों से लोग डरे हुए हैं और ट्रैफिक को अन्य रास्तों पर डाइवर्ट किया गया है। पटाखे का गोदाम है जिसमें आग लगी हुई है। दमकल की गाड़ियां आई हुई हैं। लगातार आग पर नियंत्रण और बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और आसपास को खाली कराया जा रहा है ताकि किसी जान की नुकसान ना हो। और इसमें लगातार अभी जो है दमकल की गाड़ियां लगी हुई हैं। सर, मुख्य मार्ग पर इतनी बड़ी पटाखा दुकान थी, क्या प्रशासन ये इसके बारे में जांच में आगे पता चलेगा और जांच में जो बातें आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी किसी प्रकार के जान के नुकसान की सूचना नहीं है। पटाखा दुकान क्षेत्र में जो भी है उन पर जो है जांच करके आगे कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अब यातायात पुलिस को वाहनों को बेतरतीब पार्किंग और नियम उल्लंघन पर नियंत्रण के लिए ई चालान से सुविधा मिलेगी। ट्रैफिक डीएसपी रमेश चंद्रा ने के अनुसार ई चालान व्यवस्था से गाड़ी मालिक की गैर मौजूदगी में गाड़ी को फोटो लेकर चालान किया जा सकेगा। चालान की जानकारी वाहन मालिक को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए मिलेगी। वाहन मालिक चालान का भुगतान मौके पर या परिवहन कार्यालय में जाकर कर सकते हैं। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा हमको एक नया पीयूएस मशीन दिया गया है। पीयूएस मशीन है, इसके द्वारा हम रायगढ़ में भी रोड में बेतरतीब रूप से खड़े वाहनों पे ऑनलाइन चलान की कार्रवाई कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है? इसमें इसका एक ऑपरेटर होता है जिसको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। वो इस पर गाड़ी को ऑन द स्पॉट खड़ा रहेगा तो वहाँ पे इससे कैमरे से फ़ोटो लेगा और उसमें चालान जनरेट कर लेगा। इसके फायदे ये हैं कि कई बार होता है कि वाहन मालिक या जो चालक होता है वहाँ पे गाड़ी खड़े करके चला जाता है अन्यत्र, तो दिक्कत होती है। उसके आने के बाद भी जो चालानी कार्रवाई कर पाते हैं, लेकिन ये पीयूएस मशीन आने के बाद उनके रहने की आवश्यकता नहीं है। कैमरे से हम इसकी फ़ोटो खींच के उसका लोकेशन इसमें डला जाएगा। उसके बाद हम इसमें ऑनलाइन चालान इसमें जनरेट कर लेंगे और उसके जो मोबाइल नंबर है जो उसके गाड़ी के साथ रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पे उसका एसएमएस चला जाएगा। जुर्माने के शुल्क कैसे जमा किया जाएगा? जुर्माने का शुल्क इसमें 2 तरीके से है। अगर आप वहाँ पे उपस्थित हैं तो स्वैप करके भी आप डाल सकते हैं, अन्यथा आप जुर्माने की राशि परिवहन डिपार्टमेंट में ये पटेगा। कोर्ट कर दिया कुछ? कोर्ट में भी शिक्षा से अगर आप चाहते हैं कि आप कोर्ट में पटाना चाहते हैं तो कोर्ट में भी आप पटा सकते हैं। अभी तक कुछ कार्रवाई की गई है इसमें? जी बिल्कुल, इसमें अभी रोड पे जो बेतरतीब ट्रकें खड़ी थी उस पर कल इसमें 20 के लगभग कार्रवाई। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर जातिगत आधार पर एनकाउंटर करने का आरोप भी लगाया है और दावा किया है कि इंडिया अलायंस सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इस संबंध में हॉर्नबिल टीवी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से विशेष बातचीत की है। आइए एक नज़र डालते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय राय हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सर, लगातार लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बयानबाजी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, चाहे सपा मुखिया अखिलेश यादव की बात करें, जिस तरीके से बयानबाजी का सिलसिला है वो लगातार जारी है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी बयानबाजी का सिलसिला जारी। इस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये प्रदेश के अंदर जो आज अन्याय, अत्याचार, ठोकों की
नीति चल रही है, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। जनता को रोज़गार चाहिए, काम चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य उसका अच्छा हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये ठोको नीति, ये बयानबाजी, ये सब बंद होके जनता के विकास कैसे हो, प्रदेश कैसे आगे बढ़े, लोगों के घर में रोजी रोटी कैसे चले, इस पे बात करनी चाहिए। सर, जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी जात के साथ कोई भी बिरादरी हो, चाहे वो पिछड़ी हो, अगड़ी हो, अनुसूचित हो, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जो ये ठोको नीति चल रही है, ये पूरी तरीके से गलत है, बंद होनी चाहिए। मायावती ने आज ट्वीट करके कहा है, राहुल गांधी और कांग्रेस को तंज करते हुए कहा है कि आरक्षण की बात जिस तरीके कांग्रेस करती है, लेकिन बाहर जाकर आरक्षण खत्म करने की बात करती है। सिख समुदाय को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान था, उसको लेकर लगातार बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये बात बोलते हैं, ये केवल दिखावटी या बनावटी बात बोलते हैं। सिख प्रोटेस्ट में ये देख रहे हैं, उसमें एक भी सिख हैं? मैंने बनारस में देखा, एक भी सिख समाज का व्यक्ति नहीं था। सब भाजपा के लोग वही आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और वही लोग FIR दर्ज कराने गए थे राहुल जी के लिए। उसमें आप फोटो देख लेना, एक भी सिख समाज का व्यक्ति नहीं है। तो ये केवल भाजपा का अपना काम करने का तरीका है, जो निश्चित तौर से राहुल जी हैं। राहुल जी ने सही बात बोली है, पूरी कांग्रेस पार्टी और उनका समर्थन करती है। लेकिन मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठी हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता के रूप में वो दिन रात भाजपा की गुणगान करती हैं और कांग्रेस के बारे में अपशब्द बोलती हैं। राहुल जी के बारे में वो उनकी सोच मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से जो काम करने का तरीका है, वो इनका जो अपनी मायावती जी हैं, मायावती जी पूरी तरीके से भाजपा की मदद कर रही हैं, भाजपा के साथ खड़ी हैं। क्या लग रहा है, 10 तारीखों का ऐलान नहीं हुआ उपचुनाव के, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और इंडियन अलायंस लगातार प्रचार कर रही, क्या तैयारियां, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? 10 की 10 मिलकर लड़ेंगे और 10 हराएंगे। हम लोग पूरी ताकत के साथ तैयारी कर रहे हैं। 29 से हमारे संविधान सम्मेलन शुरू होने जा रहे हैं। 29 को फूलपुर इलाहाबाद, 30 को मजमा मिर्जापुर और आगे भी इस तरह से चलता रहेगा। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय राय जी, कांग्रेस के प्रदेश। इनका साफ तौर पर कहना है उपचुनाव में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, 10 की 10 सीटें हराएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। लखनऊ में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए माइक्रो प्लान के तहत अभियान चलाया जा रहा है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सभी 8 जोनों में सफाई गतिविधियों को व्यवस्थित किया गया है और मोहल्लों और वार्डों की सफाई के लिए सफाई कर्मियों की बीट बनाई जाएगी और नियमित रूप से ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। यह अभियान सुबह 5 से 8 बजे तक चलेगी। इस मुद्दे पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह से विशेष बातचीत की है। माइक्रो प्लान बनाकर शहर की सफाई होगी। जिस तरीके से लगातार नगर निगम सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार बैठकें कर रहा है, सभी जेडएसओ को निर्देश दिए जा रहे हैं, नगर आयुक्त खुद फील्ड पर जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नगर आयुक्त जी। सर, माइक्रो प्लान बनाकर शहर की सफाई करेंगे, कैसे करेंगे? आज पूरे 110 वार्ड का सर्वे हमने करवाया है, जो गैप एनालिसिस है कि कहाँ कहाँ सफाई में हमारे गैप है, और उसमें 88 वार्ड्स का हमारा सर्वे पूरा हो गया और उसमें जो हमारी लाइन आइटम्स निकल के आई हैं वो मोर देन 4000 है 88 वार्ड्स की, अभी और भी ऐड हो रही है। तो हर चीज़ को जो ठीक करने का हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनका ड्यूटी लगा के उसको कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पार्क में आपका हॉर्टिकल्चर वेस्ट पड़ा है उसको हटाना है, कहीं पुलिया डैमेज है उसको ठीक करना है, या फिर कहीं कोई सीवर का इशू है, कहीं पानी का, तो एक कॉम्प्रीहेंसिव सर्वे थर्ड पार्टी से कराया गया है और उसकी वेरिफिकेशन भी हम थर्ड पार्टी से ही कराएंगे। और ये जो हम लॉन्च करेंगे अभी जो आने वाला 2 अक्टूबर से, फिर इसको नेक्स्ट 2 मंथ में इसको क्लोज करेंगे। इसके साथ साथ ट्रांसफर स्टेशन के हमने टेंडर किए हैं, जो ओपन डंपिंग साइट्स है उसको बंद करना है, क्योंकि कूड़ा जो है अभी ओपन पड़ता है। ठेला ठेलियाँ जो हमारे कूड़ा उठाती हैं घरों से वो कहीं भी डाल देती है, क्योंकि अब हमारे 5 जोन में गाड़ियाँ पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 3 जोन में अब फेज मैनर में वो भी लगने लग जाएगी, 3 जोन जो बचे हैं। तो जब हमारा बेसिक चीज़ें रेडी है तो हम लोग फिर जो है ये कूड़ा ऑथराइज जो हमारे कॉरपोरेशन के जो एम्प्लॉई है या हमारे द्वारा जो ऑथराइज वेंडर है उसी को देने का हम करेंगे। और इस तरह से एक प्लान ना जा रहा है ताकि नेक्स्ट 6 मंथ में जो कूड़ा ओपन डंप से ख़त्म किया जाए, ड्रेन में ना जाए, इसको ख़त्म किया जाए, हाउस होल्ड से कूड़ा उठे, और जो कूड़े में हॉर्टिकल्चर वेस्ट है उसकी
जगह चिन्हित की जा रही है कि वो अलग जाए। CND वेस्ट के लिए चिन्हित हो चुका है, प्लांट भी फंक्शनल है, वहाँ जाने के लिए किया गया है। सिल्ट भी जो है उसको अलग करने के लिए किया गया है। तो इससे जो है कूड़ा जो प्लांट में जाता है, शिवरी प्लांट में, उसमें रिडक्शन होगी उसकी क्वांटिटी में, और साथ ही जो हम लोग जो है एक बेहतर सफाई व्यवस्था नगर निगम लखनऊ को दे पाएगा। सर, ये जो खुले डंपिंग यार्ड रहते हैं, इनको लेकर आप कह रहे हैं बंद, ये कब तक बंद हो जाएंगे अभी, और कितने डंपिंग यार्ड, क्योंकि हर जोन में अलग अलग डंपिंग यार्ड है, कब तक बंद हो जाएंगे, कितने डंपिंग यार्ड जो बनवाए जा रहे हैं नए? जो हमारे ट्रांसफर स्टेशन है, टोटल जो 5 जोन का हमने जो सर्वे किया उसमें 44 बनेंगे और उसमें 3 बड़े बनेंगे। लेकिन ये जो क्वांटिटी है ये कम ज़्यादा करेंगे एज़ पर जो लैंड अवेलेबल है, क्योंकि लैंड का इशू रहता है। और लेकिन ये सारे मॉडर्न ट्रांसफर स्टेशन है, कॉम्पैक्टर के अंदर कूड़ा बाहर नहीं दिखेगा, उसमें लीचट टैंक कलेक्शन, सारी चीज़ें जो NGT द्वारा या भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है स्वच्छ भारत मिशन को, उसको फॉलो करते हुए हमने डिज़ाइन किए हैं। 3 हमारे बन गए हैं और जो बाकी हमने टेंडर भी कर दिया है और वो जल्दी ही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। जो 88 गांव हैं 2019 में नगर निगम में शामिल हुए थे, उनको विकास करने के लिए क्या सुविधा लैस होगी, कब तक उन पर कार्य शुरू हो जाएगा? क्योंकि जो 88 गांव हैं उनको नए स्मार्ट सिटी कहते हैं, उनको शामिल किया गया नगर निगम में। नहीं, वो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में नहीं उनका, क्योंकि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट एरिया बेस्ड डेवलपमेंट का था, तो वो बहुत कम एरिया में था और वो उस तरह का फंड नहीं था कि हम पूरे उसको लखनऊ तक लेके जाएं। जो 88 गांव हुए हैं तो मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत हमने लिए हैं और उसमें पिछले साल के हमारे काम कंप्लीट है। बिजली का बचा है जो हम लोग अभी दीपावली से पहले उसको कंप्लीट कराएंगे, और जो बाकी है नेक्स्ट जो हमने भेज दिया है उसका अप्रूवल भी हमें मिल गया है। नेक्स्ट उसके बाद भी हम भेज रहे हैं। हमारा फोकस विस्तारित एरिया में अब है। हम लोग मैक्सिमम वर्क, चाहे वो मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना से हो, चाहे माननीय महापौर जी का कोटा हो, चाहे जनरल कोटा हो, वो सारे हम वहीं फोकस करेंगे और उसी में लगाएंगे और उसको सैचुरेशन की तरफ लेके जाएंगे। सर, एक सवाल है, आखिरी सवाल सर, संचारी रोग को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां लगातार फैल रही, बारिश का माहौल है और इसके कारण जिस तरीके से कोल्ड फॉगिंग जो आप लोग ने कहा था वो कितनी हो रही, कहाँ कहाँ अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, बारिश के बाद ये इस मंथ में अक्टूबर में स्पेसिफिकली ये राइज़ करता है संचारी रोग, और उसमें डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया तीनों रहते हैं। उसको लेके नगर निगम ने जो तैयारियां पहले से कर रखी है, हमारे पास सारी वार्ड्स के लिए मैन पावर सेंक्शन है, मशीनें और जितना भी केमिकल चाहिए हमने कर दिया है। और आपके माध्यम से हम अपने नागरिकों से भी अपील करेंगे, स्पेशली डेंगू के केस में, कि उसमें जो है घरों में वाटर ऑडिट जरूर करें, कहीं भी स्टोर फ्रेश वाटर है उसको ज़रूर हटा दें। और ये जो है 1-1.5 महीना में हमें ज़्यादा ध्यान रहना पड़ता है, उसमें जितना भी हमारा जो अपना पूरे बॉडी को कवर करके रखें, ताकि क्योंकि दिन में काटता है, डे बाइट है डेंगू मच्छर जो है। तो अगर हमारे नागरिकों का सहयोग मिलेगा, हम लोग भी अपना जो अभी अभियान है उसको पीक पे ले जाएंगे। हमारे सारे ऑफिसर्स निकलेंगे सुबह, पूरा फोकस वे से हम संचारी रोग के एंटी लार्वा और फॉगिंग का छिड़काव कराएंगे। और इसका स्केल हम लोगों ने इस बार बहुत बड़ा रखा है, हमने गाड़ियां भी बढ़ाई है, सब चीज़ें करते हुए इसको हम लोग बढ़ने नहीं देंगे। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगर आयुक्त, इन्होंने साफ तौर पर किया, बोला कि सभी जोनों पर जो डंपिंग यार्ड खुले थे उनको जल्द से जल्द बंद करने का कार्य किया जा रहा है, कई जगह पर बनाया जा रहा है और जल्द से जल्द उनको ढक दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। मधुबनी जिले के बिस्वी प्रखंड में औसी थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक टाटा सफारी से 180 लीटर अवैध शराब बरामद की है। शराबबंदी के बावजूद शराब का कारोबार तेजी से हो रहा है। थाना अध्यक्ष विकास कुमार और उनकी टीम ने इस कार्रवाई में सफलता हासिल की है। गाड़ी और शराब को जब्त कर लिया गया है और वाहन चालक संतोष कुमार, जो दरभंगा के लक्ष्मी सागर का रहने वाला है, को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया के बाद हाजत भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में करोड़ों रुपए के आभूषण डकैती कांड में मंगेश यादव के मुठभेड़ में मार गिराए जाने के बाद पुलिस की कार्रवाई में एक और आरोपी 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश अनुज प्रताप सिंह को जनपद उन्नाव में ढेर कर दिया गया। इस मुठभेड़ के बाद यूपी में एनकाउंटर को लेकर चल रहे आरोप और प्रत्यारोप के बीच हॉर्नबिल टीवी ने यूपी की सीनियर जर्नलिस्ट तमन्ना फरीदी से बातचीत की है। आइए एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट पर।
सुल्तानपुर डकैती कांड का एक और आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। उस पर भी 1 लाख रुपए का इनाम था। नाम था अनुज प्रताप सिंह। जिस तरह इनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि पहले जो इस इनकाउंटर में मंगेश यादव जिसमें मारा गया था उस पर भी 1 लाख रुपए का इनाम था। उस इनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे, जो सपा प्रमुख हैं, और इसके अलावा सपा का एक प्रतिनिधि मंडल जौनपुर भी गया था। अब उसके बाद आज अनुज प्रताप सिंह मारा गया है। उसको लेकर इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट हैं तमन्ना फरीदी जी, हम उनसे बात करेंगे। मैम, जिस तरह इनकाउंटर को लेकर राजनीति चल रही, पहले मंगेश यादव मारा गया था, जो सुल्तानपुर में डकैती कांड हुई थी, करोड़ों रुपए के जेवर लूटे गए थे। मंगेश यादव के मारे जाने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि इनकाउंटर पे फर्जी हैं। उनका प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी का उनके यहाँ गया था। आज अनुज प्रताप सिंह भी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। अब अनुज प्रताप सिंह का कहना है कि उसके पिता का कहना है कि अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हुई। क्या कहेंगे कि अपराधी में भी इस तरह की राजनीति करनी चाहिए? नहीं, अपराधी की कोई जात नहीं होती है और अपराधी अपराधी होता है। और पुलिस ने इनकाउंटर किया है, मुठभेड़ हुई है, उसमें उनका इनकाउंटर किया गया है। इसी तरह मंगेश यादव पे भी आरोप थे। तो अपराधी का मतलब किसी जात विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है। इनकाउंटर को लेकर सियासत यूपी में खास तौर से बहुत ज़्यादा होती है, और जो सपा मुखिया हैं अखिलेश यादव लगातार, चाहे मंगेश यादव की बात हो या तमाम जो इनकाउंटर हुए हैं पूर्व में, उनको लेकर सवाल उठाते रहे। आपकी नज़र से क्या जिस तरह से इनकाउंटर होते हैं ये कितना जायज़ हैं? यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। वो चाहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था एकदम सही रहे। इस वजह से इनकाउंटर पे मेन पुलिस फोकस देती है और अपराधी आगे अपराध ना कर सके, इसलिए इनकाउंटर करके ढेर कर रहे हैं। नहीं, एक लोकतंत्र में न्यायपालिका होती है, न्याय भी होता है, एक प्रक्रिया होती है कि अपराधी को सज़ा दिलाने की। आखिर इनकाउंटर पे सवाल क्यों उठते हैं, जबकि न्यायिक जो प्रक्रिया होती है कि अपराधी जो अपराध करता है न्याय के तहत उसको सज़ा दिलाई जा सकती है, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं हो रहा। क्या न्याय पे जो न्यायपालिका है पुलिस को उस पर भरोसा ही नहीं है, या कोई साक्ष्य वहाँ प्रस्तुत नहीं कर पा रहे? इधर 2017 के बाद से जिस तरह से इनकाउंटर शुरू हुए हैं उससे न्यायपालिका का अब कोई रोल नहीं रह गया। नहीं, न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये है कि पिछले रिजीम में 2017 से पहले इनकाउंटर कम होते थे, 2017 के बाद इनकाउंटर ज़्यादा होने लगे। इनकाउंटर करने से पहले पुलिस को एक न्यायपालिका के पास जाना चाहिए और उस पर अगर आरोप सिद्ध हो तो आगे कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा इनकाउंटर डायरेक्ट कर देना मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। कितना आपने भी कहा कि आप काफ़ी समय से पत्रकारिता कर रही हैं, यूपी में राजधानी लखनऊ में सक्रिय हैं, लेकिन जिस तरह से इनकाउंटर को लेकर इस तरह के सवाल उठते रहे हैं, सपा मुखिया आज बार बार वो कहते हैं कि इनकाउंटर फर्जी है। इनकाउंटर पे वो अक्सर कहते हैं कि जात को पूछ के किया जाता है, इनकाउंटर किया जा रहा, खास जात के लोगों का इनकाउंटर हो रहा। लेकिन अनुज प्रताप सिंह के मारे जाने के बाद क्या लगता है वाकई में जो यूपी योगी सरकार पर जो जातवादी की छवि का उस पर जो है आरोप लग रहे हैं, क्या लगता है ये आरोप अनुज प्रताप सिंह जो मारा गया है उस आरोप को कितना आप सही मानती हैं? शायद अनुज प्रताप सिंह का जो इनकाउंटर हुआ है वो साक्षात है अपने आप में ही कि अपराधी का कोई मतलब जाति नहीं होती है, जात देख करके इनकाउंटर नहीं किया जाता है, अपराध सिद्ध होता है, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। नहीं, अपराधी जो इनकाउंटर होता है उसमें अपराध नहीं सिद्ध होता है। अभी आपने कहा कि मेरे हिसाब से एक न्यायिक प्रक्रिया है, न्याय जो अपराधी होते हैं न्याय के तहत उनको सज़ा भी दिलाई जा सकती है, लेकिन यूपी में ये अब रवायत चल गई है कि जो अपराधी है उसको पुलिस इनकाउंटर में मार दो, उसके घर को गिरा दो। ये कितना जायज़ लगता है आपको? नहीं, इस पे पुलिस को एक गंभीर मुद्दा है और अगर अपराध लिप्त है, आपके पास न्यायपालिका है, न्यायपालिका में जाइए, वहाँ से अपराध सिद्ध होता है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। अपराध बगैर सिद्ध किए हुए और तुरंत इनकाउंटर करना ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। और इसको जो है मुख्यमंत्री जी को गंभीरता से लेकर के इस पर एक बैठक बैठानी चाहिए कि पहले जो है न्यायपालिका के पास जा कर के आरोप तो सिद्ध हो, फिर आप जो है इनकाउंटर करिए। देखिए, आप तमन्ना फरीदी जी हैं जिनका साफ कहना है कि अपराधी में कोई जाति धर्म नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी जाति धर्म मजहब का हो। लेकिन एक सवाल इन्होंने उठाया है कि अपराध का अंत होना चाहिए, अपराधी का भी अंत होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से जो रवायत चल गई है कि जिसको देखो उसको ठोक दो, ये इनका कहना है कि ये हालांकि सही नहीं है। एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, न्याय के तहत अगर अपराधी को सज़ा मिलती है तो उसका मैसेज ही कुछ और पॉजिटिव मैसेज जाता है, जो सरकार की छवि को भी
बहुत अच्छी तरीके से छवि को भी निखारने का काम करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनुप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्म दिवस के अवसर पर CSC लहरपुर में सेवा पखवाड़ा के तहत स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ निवर्तमान विधायक सुनील वर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में किया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, जहां उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और दवाइयां प्रदान की गई। सुनील वर्मा ने बताया कि यह अभियान गरीब मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाया गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। उसी उपलक्ष्य में 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा सप्ताह मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हर CSC पर किया गया है, जिसमें हम सभी लोगों को यहाँ पर पूरा समय देना है। जो 60 साल के ऊपर हैं उनकी विशेष जांचें होंगी, सभी को दवाइयाँ दी जाएंगी। ये मोदी जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। पंजीकरण के बारे में अभी डॉक्टर साहब ने बताया है, पहले भी यहाँ पर काम हो चुके हैं काफ़ी, कुछ काम बताया है। उसको ब्लॉक लहरपुर के अंतर्गत ये आता है यहाँ पर। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।